नमस्कार दोस्तों। आज मैं यह विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि जो चाइना है वो लद्दाख अरुणाचल प्रदेश पर क्यों कब्जा करना चाहता है, यहाँ सिक्किम पर भी क्यों कब्जा करना चाहता है। उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चाइना जो है तिब्बत को हथेली मानता है और उसको 5 अंगुलियाँ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और भूटान और नेपाल को बताता है। इसी कारण वो नेपाल में बहुत निवेश कर रहा है, भूटान पर भी निवेश करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भूटान सरकार के विरोध के कारण वो वहाँ निवेश नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तरह से चाइना तिब्बत को हथेली मानता है, उसका 5 अंगुलियाँ जो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान को बताता है, मैं बताता हूँ कि ये जो अरुणाचल प्रदेश भारत का हथेली है, उसका जो उंगलियां हैं पीओके, अक्साई चीन, तिब्बत, गिलगित बाल्टिस्तान, अजारलुंग और शांगलुंग जो उसका सुरंग है या उसका जो दर्रा है वो है। दूसरी चीज़ की 1963 में 1962 के युद्ध के बाद जब भारत की हार हुई, 1963 में एक संसद में प्रस्ताव पारित हुआ कि चाइना ने जो भी चीन भारत को कब्जा किए हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे अक्साई चीन हो, वो सब वापस लेगी। इसी के उद्देश्य से स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1974 ईस्वी में सिक्किम को भारत में विलय करवाया। उसके बाद 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को दो फाड़ करके बांग्लादेश को अलग किया। नहीं तो काश हो सकता कि पाकिस्तान जो है पश्चिम बंगाल तक में आतंक फैलाता, जिस तरह से जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब है। अगर इंदिरा गांधी 10 साल और बच जाते, फिर मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, तो शायद हो सकता है कि पीओके और अक्साई चीन भी भारत का अंग बन जाता। चूँकि इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व वाली या वाले कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, सिर्फ जोर शोर से बोलते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतना ही नहीं, अगर इंदिरा गांधी नहीं रहती तो पंजाब में किस तरह से आतंक फैला हुआ था, जो सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का प्रांत है, कितना आतंक मचाए हुए थे। आज देख लीजिए फिर अभी जो पंजाब का क्या हाल बना हुआ है, ड्रोन से वहाँ आर्म्स गिराए जा, ड्रग्स गिराए जा रहे हैं। इतना विगत 90 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को बचाना है, तो जिस तरह से इंदिरा गांधी ने, जो चाइना ने जो सिक्किम को भी तिब्बत के हथेली का एक उंगली बताता है, उस उंगली को तोड़ करके किस तरह से भारत में विलय करवाया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसके बाद इस उद्देश्य को पूर्ति करते हुए या इसको आगे बढ़ाते हुए इसको भारत को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब भारत तभी मजबूत होगा जब इसको हर तरह से चाइना पर हावी हो। और एक कहावत भी है कि युद्ध और प्यार में सब जायज़ होता है, और समय की नज़ाकत को देखते हुए, समय को देखते हुए अमल करने चाहिए। जिस तरह से चाइना ने पंचशील समझौता को उल्लंघन करते हुए उसने भारत पर आक्रमण किया और अक्साई चीन को अपने कब्जे में ले लिया, और जो पाकिस्तान ने अपना जो पीओके का जो बहुत सा क्षेत्र था 5000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, वो चाइना को दे दिया है। उसी तरह से अभी चाइना पूरी तरह कोविड से ग्रस्त है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। ये सरकार को प्लान बनाना चाहिए। जिस तरह ने चाइना ने दागेबाजी किया, धोखेबाजी किया, उसी का बदला लेते हुए इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और संसद से लेकर सड़क तक जो भी देश के नागरिक हैं वो भारतीय सेना के पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहे, इनकी टीका टिप्पणी नहीं, विवाद में नहीं पड़े। चूँकि चाहे जिस दल की भी सरकार हो, चाहे विपक्ष में जो भी दल हैं, भारत सभी का है, भारतीय सेना सभी की है। सेना पर कोई टीका टिप्पणी न की जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। और इस उद्देश्य
को कैसे पूर्ति किया जाए और चीन से कैसे निपटा जाए। क्योंकि अगर चीन को अगर शांत कर दिया जाता है तो पाकिस्तान अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना का पिट्ठू है और एक तरह से एक मोहम्मद शाह मुग़ल काल में शासक होता था, उसको रंगीला भी कहा जाता था। उस तरह से पाकिस्तान रंगीला है जो नंगा नाच करता है लेकिन सामने नहीं आता है। चीन उसके पर्दे के पीछे से उससे नाच करवाता है जैसे ड्रामा में होता है। तो अगर ये सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान को अगर भारत को बचाना है, अगर अरुणाचल को हथेली बताते हुए उसको अगर मजबूत करना है तो ये कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। और नेपाल और भूटान को भी इसमें भारत को मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि नेपाल में भी कितने निवेश किया है चाइना सरकार ने। इसके पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनको विरोध करने की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन इसी पर एक शेर भी कहा गया है, भारत की उंगलियां तरसती हैं चीन की अंगुलियों को, भारत ने अभी पूछा नहीं उसका हाल क्या है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से चीन जो लद्दाख, अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश की हाल जान रहा है और बार बार अतिक्रमण कर रहा है, घुसपैठ करवा रहा है। अभी भारतीय सेना या भारत माँ की लाल उसके अंगुलियों के बारे में नहीं पूछी है। जिस दिन अगर भारतीय सेना अगर भड़क जाएगी, आक्रोशित हो जाएगी, उस दिन चीन के हाल का पता नहीं चलेगा। और न भारत चीन का हाल पूछेगा कि तुम्हारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि भारत माँ भारती के सपूत अपने पिछले साल गलवान में जो जून 2020 में घटना घटी थी, उसमें भी देखा था कि भारतीय सेना के 20 जवान शहीद होते हुए 50 से 60 चीनी सैनिकों को शहादत दे दी थी या उसको हत्या कर दी थी, चाहे जो भी समझे। उसी तरह से अभी ये हाल नहीं पूछ रहे हैं, जिस दिन हाल पूछेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने लद्दाख यांग तस्से में भी देखा कि किस तरह से 300 चीनी सैनिक घुसपैठ किए लेकिन उनको भागना पड़ गया और भागे भी। अब किस तरह से तिब्बत का हाल चाइना ने बनाए हुए है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं कि उनको सर में गोली मारा जाता है, ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। उस पर भी एक शेर है, महज कौड़ी बराबर रह गया दाम उस कोहिनूर का, जब तूने अपनी उंगली से उसे बेपनाह कर दिया। किस तरह से चीटिंग करके पहले तिब्बत में अपना स्वायत्त क्षेत्र बचा करके उसके बाद किस तरह से वहाँ पे बेपनाह कर दिया लोगों को, निकलना मुश्किल है, रहना मुश्किल है, कि लोग वहाँ से भाग करके भारत में शरण ले रहे हैं। यहाँ तक कि उनके दलाई लामा भी भाग रहे हैं। तो अगर इंदिरा जी सिक्किम को भारत में विलय करवा सकते हैं तो मोदी जी क्यों नहीं अभी जो अक्साई चीन है और पीओके है वो भारत में उसका क्यों नहीं विलय करवा सकते, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, अपने को सशक्त सरकार भी कहते हैं। उसके बाद जो भी एमुनेशन है, हथियार है, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसको पटाखा भी नहीं बताते हैं। तो आपका परिवार देश का खोखला कर रहा है, राजनीति में न आकर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश पर क्यों कब्जा करना चाहता है। उसका मैं कारण बता दे रहा हूँ कि आपसी जो मतभेद है भारत में, वो आपस के जो परिवार ही हैं वही खोखला कर रहा है। जब कोई परिवार का सदस्य ही अपने परिवार को कमज़ोर करता है तब बाहरी ताकत उस पर हावी होता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, वही चीज़ हो रहा है। जब आपस में मतभेद है, राजनीतिक पार्टियों के मतभेद है, टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ नहीं होता है, सकारात्मक चर्चा नहीं होता है, तो दूसरा तो हावी होगा ही। अगर आपस में यूनिटी हो, आपसी मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं हो, तो भारत सशक्त होकर के, चाहे वो अक्साई चीन है चाहे पीओके है, उस पर कब्जा कर सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस प्रकार चीन ने धोखा दे करके आपको चाहे
तेजपुर तक घुसा, चाहे अक्साई चीन पर कब्जा किया। उसी तरह भारत अगर बिना धोखा दिए हुए भी अगर उसके आमने सामने की लड़ाई लड़े तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भारतीय सेना आज विश्व के में तीसरे या चौथे नंबर पे आता है हर तरह से, प्रशिक्षण में, आर्म्स में, उसके बाद जुझारूपन में, डेडिकेशन में। तो यही मुझे कहना, अंत में यह कह रहा हूँ कि अगर जिस तरफ चाइना भारत के 5 क्षेत्र मैंने 3 क्षेत्र और 2 जो इसका सहयोगी देश नेपाल और भूटान को अपना उंगली बता रहा है, तिब्बत को हथेली बता रहा है, उसी तरह से भारत को भी अरुणाचल को हथेली बताते हुए और बाकी जो इनके जो फिंगर जो अक्साई चिन, पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान है और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं उस पर कब्जा करने की ज़रूरत है। तभी ये भारत सशक्त होगा और विश्व गुरु बनेगा। समरथ में न दोष गोसाई, रामायण में तुलसीदास ने कही है। इस पर अमल करने की ज़रूरत है।